एक ऐसा आईपीओ जिसका लगभग सबको इंतजार था कि एलआईसी का आईपीओ कब आएगा। फाइनली आईपीओ आ गया है। 4 तारीख को लॉन्च हो रहा है और 17 तारीख को लिस्ट हो रहा है। अब इसके बारे में सबको जानना जरूरी भी है कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के प्रोस्पेक्टस कैसे है और शॉर्ट टर्म में कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस दिखा सकती है। तो इसमें 3 पर्टिकुलर फैक्टर्स के बारे में आज हम बात करेंगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और यहाँ से आगे की ग्रोथ किन चीजों पर डिपेंड रहेगी। दूसरा, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कंपनी का वैल्यूएशन। और तीसरा, लॉन्ग टर्म के हिसाब से और लिस्टिंग गेन के हिसाब से क्या कुछ चीजें यहाँ पर नजर आ रही है। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले इस लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को शुरुआत से समझते हैं। 1956 में सारी इंश्योरेंस कंपनी को मिलाकर उन्हें नेशनलाइज करके एक कंपनी बनाई गई जिसका नाम रखा गया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज LIC। तो तब से आने वाले कई दशकों तक LIC की लाइफ इंश्योरेंस मार्केट में मोनोपोली चली। लेकिन 1990s में ये मोनोपोली खत्म हुई क्योंकि मल्होत्रा कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि अब इंश्योरेंस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर को भी आने देना चाहिए और इससे इंश्योरेंस इंडस्ट्री को बहुत ग्रोथ मिली। फिर दिसंबर 2014 में इंश्योरेंस में जो FDI है उसे भी 26% से बढ़ाकर 49% कर दिया गया। तो मोर और लेस आज की इंश्योरेंस मार्केट की कंडीशन कुछ इस तरह की। जहां पहले LIC की कोई कंपटीशन नहीं थी, आज कई सारे कंपटीटर्स LIC को टफ फाइट भी देने लगे हैं और LIC का मार्केट शेयर भी वो धीरे धीरे लेते जा रहे हैं, जिस पर हम आगे डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल इंडिया का जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें टोटल 24 प्लेयर्स है, जिसमें से 23 प्राइवेट है। अब मेन बात करते हैं इस सेक्टर के ग्रोथ की। पहला है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। इसका मतलब यह है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने इंडिया के GDP का कितना % बिजनेस किया है। ये जितना कम होगा उसका मतलब है कि उतनी ही ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर होगी। IBEF के एक रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2019 में लाइफ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन सिर्फ 2.7% था, जो फाइनेंशियल ईयर 2020 तक 2.8% हुआ और फाइनेंशियल ईयर 2021 में और बढ़कर 3.2% हुआ। और ये फिगर्स हमें लगातार होने वाली ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात साफ है कि अभी इंडियन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को बहुत लंबा सफर तय करना बाकी है। नेक्स्ट मैट्रिक्स है इंश्योरेंस डेंसिटी। इंश्योरेंस डेंसिटी मतलब प्रीमियम पर कैपिटा, कि ऑन एन एवरेज एक पर्सन कितना प्रीमियम पे कर रहा है। स्टैटिस्टा के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 में एक आदमी $59 यानी लगभग 4500 रुपीज का प्रीमियम पे कर रहा है और इंडिया का GDP पर कैपिटा है 1.5 लाख रुपीज। तो इसे देखते हुए एक आदमी अपनी एवरेज इनकम का 3% इंश्योरेंस प्रीमियम पर स्पेंड कर रहा है। इसे एक एडवांस मार्केट मतलब USA से कंपेयर किया जाए तो USA में लाइफ इंश्योरेंस पर कैपिटा $2000 जो कि करीब 1.5 लाख रुपए निकल कर आता है और वहां का पर कैपिटा इनकम लगभग 47 लाख रुपीज है। तो USA में एक आदमी अपनी इनकम का लगभग 3.5% इंश्योरेंस प्रीमियम पर खर्च कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम भी उतना ही % खर्च कर रहे हैं जितना एक डेवलप कंट्री के लोग खर्च कर रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इंश्योरेंस मार्केट जो है वो पर कैपिटा इनकम पर काफी ज्यादा डिपेंड है। तो देखो, इंडिया में कोई भी कंपनी हो उसके पास ग्रोथ के 2 तरीके हैं। एक तो वो इंडस्ट्री में अपना मार्केट शेयर बढ़ाए और अगर मार्केट शेयर नहीं बढ़ रहा है तो उस मार्केट की साइज बढ़ना बहुत जरूरी है। अब LIC की ग्रोथ के लिए LIC ने अच्छा खासा मार्केट शेयर तो ऑलरेडी कैप्चर किया है, लेकिन यहाँ पर अब जरूरत है LIC को मार्केट बढ़ने की और उसी पर कंपनी की सारी ग्रोथ डिपेंड है। अब LIC के फेवर में एक फैक्टर ये है कि इंडियन इकोनॉमी यहाँ से आगे चलकर काफी अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है और इसी का फायदा लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को भी मिल सकता है। तो इंडिया का लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर तो जरूर बढ़ेगा, देयर इज नो डाउट। अब इस इंडस्ट्री के साइज के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि फिलहाल LIC मार्केट में कहां पर स्टैंड करता है। इंडियन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर ने फाइनेंशियल ईयर 2019 में $72.7 बिलियन का प्रीमियम कलेक्ट किया है। बहुत ही बड़ी फिगर है जो फाइनेंशियल 2020 में बढ़कर $80.6 बिलियन हुई और FY 2021 में $90.4 बिलियन हो गई, यानी कि सालाना 7.53% की ग्रोथ। तो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर तो हिस्टोरिकली बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है, लेकिन क्या ये चीज LIC के लिए भी वही है? देखो, इंश्योरेंस सेक्टर में जो प्रीमियम है वो मेनली 2 पार्ट्स में आता है। एक है न्यू बिजनेस प्रीमियम और दूसरा है रिन्यूअल प्रीमियम। न्यू बिजनेस प्रीमियम मतलब एक ऐसा प्रीमियम जो इंश्योरेंस कंपनी ने पॉलिसी के फर्स्ट ईयर में कलेक्ट किया है और रिन्यूअल प्रीमियम मतलब एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हर साल वो प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो न्यू बिजनेस प्रीमियम हमें नए कस्टमर्स के बारे में बताता है कि कंपनी ने कितने नए कस्टमर्स जोड़े हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021 में LIC का न्यू बिजनेस प्रीमियम शेयर था 66.2%, यानी मेनली जो प्रीमियम आ रहा है वो नए कस्टमर से आ रहा है, जो कि उसके पिछले साल 52.78% था। जिसका ही मतलब है कि LIC अभी भी सक्सेसफुली नए कस्टमर्स को कैप्चर करने में सक्सेसफुल हो रही है। अब ये पॉसिबल हुआ है LIC के एजेंट नेटवर्क के जरिए जो बहुत ही स्ट्रांग है, साथ ही LIC का जो ट्रस्ट है मार्केट में वो भी काफी अच्छा है। अब यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि क्या LIC इंडस्ट्री को डोमिनेट करना कंटिन्यू कर सकती है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ही इन्वेस्टर्स अच्छा खासा पैसा कमा पाएंगे। तो इसे समझने के लिए कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं। कंपनी का जो भी इनकम आता है वो 2 जगह से आता है। पहला है अंडरराइटिंग और दूसरा है
इन्वेस्टमेंट। देखिए LIC लोगों से इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में पैसा जमा करती है और फिर जितने भी क्लेम उसके अगेंस्ट बाद में उनको आते हैं उतना पैसा उन्हें देना पड़ता है और बचा हुआ पैसा उनके पास बच जाता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आज ही मिले प्रीमियम पर आज ही कोई क्लेम आ जाए। क्लेम शायद 2 साल, 4 साल या 5 साल बाद भी आ सकता है। तो अपने प्रीमियम का काफी सारा पैसा LIC इन्वेस्ट करती है अलग अलग बॉन्ड्स में, अलग अलग कंपनीज में। आज मैं आपके साथ एक स्पेशल न्यूज शेयर करने जा रहा हूँ। हमें बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि आप एक ऐसा कुछ कम्युनिटी चैनल बनाओ जहां पर आप अपना स्टॉक और इंडस्ट्री रिलेटेड रिसर्च पोस्ट कर सको। इसलिए हम स्टार्ट करें हमारी एक एक्सक्लूसिव कम्युनिटी कॉस्मोफीड ऐप पर। यहाँ पर हम हमारी सारी रिसर्च टाइमली अपडेट करेंगे और कम्युनिटी में डाउट्स या क्वेरीज को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये कम्युनिटी एक लिमिटेड टाइम के लिए फ्री रहेगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके ये कम्युनिटी जरूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ आपको बहुत सारा यूनिक वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा। साथ ही हम मेंबर्स के लिए फ्री वेबिनार्स और फ्री कंटेंट भी सजेस्ट करेंगे जो आप सभी के लिए काफी फायदेमंद होगा। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें एंड कॉस्मोफीड पर हमारी ये कम्युनिटी जरूर ज्वाइन कीजिए एंड लेट्स मेक दिस ह्यूज। तो बात करेंगे LIC के एफिशिएंसी के बारे में। फाइनेंशियल 2021 में LIC का जो टोटल प्रीमियम था वो था 4,05,850 करोड़। इसके अलावा LIC के पास 2,85,520 करोड़ इन्वेस्टमेंट से आए। अब ये जो भी पैसा आया इसमें से 22,358 करोड़ LIC ने एज अ कमीशन अपने एजेंट्स को पे किया है, जो टोटल प्रीमियम का 5.5% है। ये 5.5% इंडस्ट्री में बेस तो नहीं है लेकिन एवरेज के ऊपर है। SBI लाइफ के लिए रेशियो 3.5% है, तो मैक्स लाइफ के लिए 6.5% है। बाकी प्लेयर्स का आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। LIC इंश्योरेंस बेचने के लिए कंप्लीटली अपने एजेंट्स पर डिपेंड है और ये सारे इंडिविजुअल एजेंट्स हैं, कोई कॉर्पोरेट एजेंट्स नहीं। फाइनेंशियल 2021 की ही बात करें तो LIC के टोटल 13,53,808 इंडिविजुअल एजेंट्स थे और पर एजेंट LIC ने ऑन एन एवरेज फाइनेंशियल 2021 में 4,12,934 रुपीज का प्रीमियम कलेक्ट किया है, जो इंडस्ट्री में बेस्ट है। सेकंड नंबर पर है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, जहां पर एक एजेंट ने 3,22,000 रुपीज का प्रीमियम कलेक्ट किया है। नंबर ऑफ पॉलिसीज की बात करें तो LIC का एक एजेंट ऑन एन एवरेज 15.3 पॉलिसीज बेचता है। वही सेकंड नंबर पर आती है SBI लाइफ, जहां पर एक एजेंट 3.9 पॉलिसीज बेचता है। तो फर्क काफी ज्यादा है। तो इससे हमें पता चलता है कि LIC सिर्फ एजेंट नेटवर्क के हिसाब से नहीं, उनकी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से भी काफी आगे है। कमीशन के खर्चे के अलावा LIC के कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी है, जो कि 35,162 करोड़ है और ये टोटल प्रीमियम का 8.2% है, जो कि इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट है। और इन दो चीजों से हमें अपने सवाल का जवाब मिल गया है कि LIC अपने इंश्योरेंस बिजनेस को काफी एफिशिएंटली मैनेज कर रही है। क्लेम रेशियो में बताता है कि जितना भी प्रीमियम आपने कलेक्ट किया है उसके अगेंस्ट कितना क्लेम आपने पे किया है। यानी 100 रुपीज का इंश्योरेंस आपके पास आया है तो उसके अगेंस्ट फॉर एग्जांपल आपने 70 रुपए पे किए हैं एज अ क्लेम, तो उसका मतलब है कि आपका क्लेम रेशियो 70% है। तो फाइनेंशियल 2021 में LIC का क्लेम रेशियो था 71.16%, HDFC लाइफ का था 57.13%, SBI लाइफ का था 43.18%। तो बाकी प्लेयर से LIC का जो क्लेम रेशियो है वो ज्यादा है। अब इसके बाद बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, यानी कंपनी के फाइनेंशियल्स की। अगर रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल 2019 में कंपनी का रेवेन्यू था 5,70,000 करोड़ के करीब। फाइनेंशियल 2020 में ये 6,45,000 के करीब चला गया और फाइनेंशियल 2021 में 7,03,000 करोड़ के करीब चला गया। तो पिछले साल यहाँ पर 13.1% की ग्रोथ मिली और इस साल 9% की ग्रोथ कंपनी के रेवेन्यू में दिखाई गई है, जो कि कंपनी के साइज के हिसाब से अच्छी भी है। वही अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू के कंपैरेटिवली कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो बहुत ज्यादा कम है। फाइनेंशियल 2019 में 2,627 करोड़ था, जो 3.16% से बढ़कर अगले साल 2,710 करोड़ पर आ गया और फिर अगले साल फिर से 8.73% से बढ़कर 2,974 करोड़ पर आया। यानी प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी यहाँ पर बड़ा इशू है। साथ ही यहाँ पर अगर हम LIC के न्यू बिजनेस प्रीमियम की 5 साल की, 3 साल की और 1 साल की ग्रोथ देखते हैं तो इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि जो नए कंपटीटर्स हैं जैसे कि HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, मैक्स और बजाज, ये काफी अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं कंपेयर टू LIC। और पर्टिकुलरली पिछले साल LIC की ग्रोथ में काफी कमी नजर आई। अब हम ये कह सकते हैं कि कोविड की वजह से हुआ होगा, लेकिन अब सवाल ये आता है अगर हम ये कहें कि कोविड की वजह से थोड़ी ग्रोथ LIC की कम हुई है तो फिर कंपटीटर की ज्यादा कैसे हुई? तो इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है डिस्ट्रीब्यूशन। LIC जो इंश्योरेंस बेचती है वो मेनली एजेंट्स के जरिए बेचती है, जिनका फेस टू फेस मिलना बड़ा जरूरी है और कोविड की वजह से कुछ टाइम तक वो नहीं हो पाया। वही बाकी जो प्लेयर्स है उनकी डिपेंडेंसी नहीं है किसी एक चीज पर, वो कई अलग अलग तरीके से अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जैसे कि उनके पास बैंक जैसे कॉर्पोरेट एजेंट्स भी हैं,
उनका डायरेक्ट बिजनेस भी है, यानी वो डायरेक्ट भी कस्टमर्स को इंश्योरेंस बेचते हैं और कुछ वेब एग्रीगेटर के जरिए भी वो अपना बिजनेस करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बाकी जो प्लेयर्स है उन्होंने किसी एक चीज पर डिपेंडेंसी नहीं रखी है और यहाँ पर क्लियरली LIC ने एजेंट्स पर अपनी डिपेंडेंसी रखी है। आज के टाइम में कई सारे लोग डायरेक्टली चीजें खरीदना पसंद करते हैं। म्यूचुअल फंड की बात करें तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में कई सारे इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट दिखाते हैं और सेम चीज बाकी कई सारी जगह पर हो रही है। अब इसीलिए LIC को अपने अलग अलग मोड्स को एक्टिवेट करना होगा, डायरेक्ट सेलिंग पर भी फोकस करना होगा और बाकी चीजों को भी देखना होगा। बेशक LIC एजेंट के जरिए बहुत अच्छा काम कर रही है और कई सारे उनके एजेंट्स उनके चेयरमैन से भी ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, जो कि सालाना करोड़ों में है। लेकिन बदलते हुए वक्त के साथ अब जरूरी है उन्हें अपना बिजनेस करने का तरीका भी बदलना होगा। रिसेंटली एक स्टडी के हिसाब से 65% इंडियन रिस्पोंडेंट्स ने कहा है कि वो फ्यूचर में इंश्योरेंस बाय करने के लिए डिजिटल चैनल का यूज करेंगे, जो LIC के ट्रेडिशनल अप्रोच के लिए सही नहीं होगा। तो ये थी LIC के इंश्योरेंस बिजनेस की बात। अब बात करते हैं LIC के इन्वेस्टमेंट बिजनेस की। LIC के इन्वेस्टमेंट बिजनेस की बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे LIC को 2,85,520 करोड़ रुपीस मिल रहे हैं, जो कि टोटल रेवेन्यू का 40% है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में सबसे बड़ा एसेट मैनेजर कौन है, तो शायद आप किसी म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम ले सकते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि इंडिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी नहीं बल्कि LIC है, जो 39.6 ट्रिलियन रुपीस के एसेट मैनेज कर रही है। और LIC का ये एसेट अंडर मैनेजमेंट इंडिया के पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज के एसेट अंडर मैनेजमेंट से भी ज्यादा है। और इस AUM का लगभग 67% वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि बॉन्ड्स वगैरह। और आपको बता दूं कि LIC की जो बॉन्ड इन्वेस्टमेंट है वो RBI से भी ज्यादा है। और इसके अलावा वो म्यूचुअल फंड लिस्टेड स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। अगला शॉकिंग फैक्ट ये है कि LIC की जो लिस्टेड इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है वो टोटल स्टॉक मार्केट के मार्केट कैप के 4% है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये बचा हुआ पैसा LIC के लिए अच्छी रिटर्न दे रहा है? तो LIC के चेयरमैन मिस्टर कुमार के हिसाब से LIC की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है कि जब मार्केट डाउन में हो तब उसे खरीदो, और वो इसी तरह से इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन LIC की जो एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वो काफी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली कई सारी कंपनीज को रेस्क्यू किया है, जैसे कि IDBI। जब IDBI को पैसों की जरूरत थी तब उन्होंने 2100 करोड़ रुपए IDBI को दिए। वैसे तो LIC ने कहा था कि ये उनकी एक स्ट्रेटेजिक डील थी और IDBI की 800 ब्रांचेस के जरिए वो LIC के इंश्योरेंस बेचने जा रहे हैं। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि LIC ने गवर्नमेंट के कहने पर IDBI में इन्वेस्ट किया था। तो अगर रिटर्न के हिसाब से देखें तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट ज्यादा काम में नहीं आएगी। IDBI के अलावा LIC ने ऐसी कई सारी कंपनीज में इन्वेस्ट किया था जो बैंकरप्सी की कगार पर थी, जैसे कि रिलायंस कैपिटल, यस बैंक, रिलायंस होम फाइनेंस, आइलैंड FS एंड JP इंफ्राटेक। तो ये पॉसिबल है कि LIC की इन्वेस्टमेंट्स पे ऑफ ना करें। लेकिन ये अमाउंट कितनी है? तो एस्टिमेट के हिसाब से 32,000 करोड़ रुपीज है। हालांकि ये दिखने में बहुत बड़ी है, लेकिन LIC के टोटल AUM के हिसाब से ये 1% भी नहीं है, तो फिलहाल ये चिंता का विषय नहीं है। तो बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज के बारे में, जिसका नाम है वैल्यूएशन। कंपनी का जो प्राइस बैंड है वो है 902 रुपीज टू 949 रुपीज, और इसमें कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आ रहा है वो 193 के करीब आ रहा है। जो भी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिस्टेड ऑलरेडी मार्केट में, उनसे ये डबल है। इन करंट वैल्यूएशन के हिसाब से कहीं ना कहीं वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क थोड़ी ज्यादा है। आपको बता दूं कि कंपनी करीब 21,000 करोड़ रुपीस रेज कर रही है 3.5% डाइल्यूट करके, और जो कि गवर्नमेंट सेल कर रही है पूरा का पूरा सारा पैसा गवर्नमेंट को जाएगा। अब हालांकि यहाँ पर कंपनी के एम्प्लॉइज, रिटेल इन्वेस्टर्स और पॉलिसी होल्डर्स को कुछ डिस्काउंट जरूर मिल रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आपको पैसा डबल करना है तो आप जरूर ये ध्यान में रखिए कि कंपनी का फिलहाल लाइफ इंश्योरेंस मार्केट में जो मार्केट शेयर है वो 61% है। यानी अगर पैसा डबल करना है तो सब कुछ चीजें, सारी चीजें डबल करनी होगी, रेवेन्यू प्रॉफिट तो कई गुना बढ़ाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अब 61% का 112% तो मार्केट शेयर नहीं हो सकता। तो अगर आपको कंपनी में मल्टीबैगर रिटर्न्स कमाने हैं तो सिर्फ मार्केट शेयर बढ़ाकर काम नहीं चलेगा, उसके साथ इंडस्ट्री जो है उसकी साइज बहुत तेजी से बढ़नी चाहिए। अगर वो नहीं बढ़ती है तो रिस्क सीधा आप पर होगा। तो ये भी चीज आप समझ लीजिए। तो ओवरऑल बात करें तो प्राइवेट सेक्टर काफी अग्रेसिव है, मार्केट शेयर ऑलरेडी इनके पास है, तो यहाँ से ग्रोथ में काफी कुछ लिमिटेशंस आ गए हैं। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप मल्टीबैगर रिटर्न चाहिए आपको कुछ साल में, तो वो मिलना यहाँ पर बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और लिस्टिंग गेन की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम 75 रुपीज के करीब चल रहा है और मार्केट में बस भी काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। तो लिस्टिंग गेन के चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा है। वही लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी में रिस्क जो भी है वो थोड़ी ऑन अ हायर साइड है, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर 7 से 8% रिटर्न के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता है। उसे चाहिए होते बेहतर रिटर्न और उसी के लिए वो रिस्क लेता है। तो अगर आप रिस्क ले रहे हैं इक्विटी मार्केट में तो उस तरह के रिटर्न देने के लिए कंपनी को काफी ज्यादा मेहनत और मशक्कत करनी पड़ेगी और काफी कुछ रिस्क भी यहाँ पर जरूर इन्वॉल्व है वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप ये सारी चीजों का डिटेल एनालिसिस कीजिए और उसके बाद ही अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। और ये रिव्यू आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मिस हुए होंगे वो भी आप नीचे जरूर बता दीजिए।